कहते हैं कुछ लोग अपना भाग्य खुद लिखते हैं। वो सिर्फ हाथों की लकीरों के भरोसे नहीं रहते, बल्कि अपने इस्पाती संकल्पों से इतिहास के पन्नों पर अपना नाम गढ़ते हैं। आज हम एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं जिसने न सिर्फ अपनी बल्कि भारत का भाग्य बदलने में भी एक अहम भूमिका निभाई। एक ऐसा नाम जो व्यापार के साथ साथ समाज सेवा और राजनीति में भी शिखर पर पहुंचा। हाँ, हम बात कर रहे हैं जिंदल ग्रुप के संस्थापक स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी। ये कहानी हरियाणा के एक छोटे से गांव से शुरू होती है और दुनिया के स्टील के मानचित्र पर हिंदुस्तान का ध्वज लहराने तक जाती है। ये कहानी है एक ऐसे किसान के बेटे की जिसके पास इंजीनियरिंग की कोई डिग्री तो नहीं थी, लेकिन मशीनों से ऐसा लगाव था कि लोग कहते थे वो मशीनों से बातें करता है। ये सिर्फ एक बाल्टी नहीं है, ये उस खरबों के साम्राज्य की नींव का पहला पत्थर है जो एक किसान के बेटे ने अपने बल पर खड़ा किया। ये कहानी है बाल्टी बनाने से शुरुआत करके भारत का स्टील किंग बनने तक के सफर की। ये कहानी उस जुनून की है जिसने हरियाणा के गुमनाम से गांव के लड़के को फोर्ब्स की बिलियनियर्स की लिस्ट तक पहुंचा दिया। यह है ओम प्रकाश जिंदल की अविश्वसनीय, अनकही और असली कहानी। 7 अगस्त 1930 हरियाणा के हिसार जिले का एक छोटा सा गांव नलवा। यहीं एक किसान परिवार में ओम प्रकाश का जन्म हुआ। वो एक ऐसा युग था जब गांव में जिंदगी संघर्ष से भरी थी। बचपन से ही ओम प्रकाश की रुचि खेतों से अधिक मशीनों में थी। जहां दूसरे बच्चे खिलौने से खेलते, वहीं ओम प्रकाश को औजारों से मित्रता करने में आनंद आता था। उन्हें हर मशीन को खोलकर उसके पुर्जे समझना और फिर उसे वापस जोड़ देना, यही उनका खेल था। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई गांव और पास के कस्बे हांसी में। उस युग के हरियाणवी युवाओं की तरह उन्हें भी पहलवानी का शौक चढ़ा, लेकिन भाग्य उन्हें किसी और ही अखाड़े में उतारने वाला था। परिवार ने उन्हें व्यापार के गुर सीखने के लिए अपने बड़े भाइयों के साथ कलकत्ता भेज दिया, जो उस समय कॉमर्स का एक बड़ा गढ़ माना जाता था। किसे पता था कि परिवार का यह निर्णय भारत के औद्योगिक इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाला है। कलकत्ता पहुंचकर ओम प्रकाश ने एक अजीब चीज देखी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी सेना अपने पीछे बहुत सारा कबाड़ छोड़ गई थी, जिसमें स्टील के पाइप भी शामिल थे। असम के बाजारों में ये पाइप बहुत सस्ते में नीलाम हो रहे थे। जहां बाकी लोगों को सिर्फ जंग लगा लोहा दिख रहा था, वहीं 20 साल के ओम प्रकाश को इसमें एक सुनहरा अवसर दिखाई दिया। उन्होंने इन बेकार पाइपों को खरीदना और कलकत्ता लाकर बेचना शुरू कर दिया। यह बिजनेस की दुनिया में उनका पहला कदम था। इसी काम के दौरान उन्होंने अनुभव किया कि इन पाइप्स को थोड़ा बदल कर इनसे पाइप बेंड और सॉकेट बनाए जा सकते हैं, जिनकी मार्केट में काफी मांग थी। बस यहीं से एक बड़े सपने ने जन्म लिया। वर्ष था 1952। ओम प्रकाश की आयु थी सिर्फ 22 साल। उन्होंने कलकत्ता के पास लिलुआ हावड़ा में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। इस छोटी सी वर्कशॉप में वो टाटा और कालिंगा ट्यूब्स जैसी बड़ी कंपनी से निकले बेकार पाइपों के टुकड़ों से पाइप बेंड और सॉकेट बनाने लगे। सोचिए, एक लड़का जिसे इंजीनियरिंग का कोई औपचारिक ज्ञान नहीं था, उसने अपनी सूझबूझ से एक फैक्ट्री खड़ी कर दी। इस एक कदम ने ओम प्रकाश जिंदल को पूर्वी भारत में एक पहचान दी। अनजाने में ही उन्होंने मेक इन इंडिया और सर्कुलर इकोनॉमी जैसी सोच की नींव रख दी थी। इसकी बातें आज दशकों बाद हो रही हैं। कलकत्ता में व्यापार की बारीकियां समझने के बाद ओम प्रकाश जिंदल अपनी जड़ों की ओर लौटे। 1950 के दशक के अंत में वो हिसार वापस आ गए। यहाँ उन्होंने 1952 में एक बाल्टी बनाने की यूनिट से औद्योगिक करियर की शुरुआत की। लेकिन उनका असली कमाल तो भी बाकी था। उनकी पत्नी सावित्री जिंदल और पुराने कर्मचारी बताते हैं कि ओपी जिंदल में मशीनों को समझने की एक जादुई क्षमता थी। उनकी जीवनी द मैन हु टॉक टू मशीन्स का टाइटल भी इसी खूबी को नमन करता है। कहा जाता है कि वो किसी भी मशीन की आवाज सुनकर बता देते थे कि उसमें क्या खराबी है। उन्हें किसी डिग्री वाले इंजीनियर की आवश्यकता नहीं थी। जब दूसरी कंपनियों ने उन्हें स्क्रैप पाइप देने में आनाकानी की तो उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपना स्टील खुद बनाने का निर्णय लिया। वर्ष 1964 में उन्होंने हिसार में
जिंदल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की और एक पूरी तरह से पाइप बनाने वाली कंपनी शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1970 में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड की स्थापना हुई, जिसने घरेलू और वैश्विक बाजारों में उनकी पकड़ को और मजबूत की। एक के बाद एक जिंदल समूह ने स्टील, पावर, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में कदम रखा। जो लड़का कभी बाल्टी बनाने निकला था, वह भारत का मैन ऑफ स्टील कहलाने लगा। उनकी बनाई JSW स्टील और जिंदल स्टील एंड पावर जैसी कंपनियों ने न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। उनके उत्पादों की क्वालिटी इतनी बेहतरीन थी कि उन्होंने ग्लोबल मार्केट में नए स्टैंडर्ड्स तय कर दिए। ये उस व्यक्ति की जीत थी जिसने किताबी पढ़ाई से ज्यादा अपने कौशल और परिश्रम पर विश्वास किया। ओम प्रकाश जिंदल का मानना था कि जिस समाज ने उन्हें इतना कुछ दिया है, उसके प्रति उनकी भी जिम्मेदारी है। वो अक्सर कहते थे कि दिल से वो आज भी एक किसान है और लोगों की सेवा ही उनका धर्म है। इसी सोच के साथ उन्होंने राजनीति में कदम रखा। उनका राजनीतिक सफर 1991 में शुरू हुआ, जब वो हिसार सीट से चुनाव जीतकर पहली बार हरियाणा विधानसभा के सदस्य बने। इसके बाद 1996 में उन्होंने एक और बड़ी छलांग लगाई और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद बनकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे। वो 2000 और 2005 में फिर से हिसार से विधायक चुने गए। उनकी सादगी और लोगों से जुड़ने की कला ने उन्हें बहुत लोकप्रिय बना दिया। लोग उन्हें प्यार से बाबूजी कहकर पुकारते थे। उन्होंने हमेशा जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास की राजनीति की। उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य थी। वो अक्सर कहते थे, बेटा पढ़ता है तो एक घर बसता है, बेटी पढ़ती है तो 2 घर बसते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने हिसार में अपनी मां के नाम पर विद्या देवी जिंदल स्कूल जैसी कई संस्थाओं की नींव रखी। वर्ष 2005 में जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्हें राज्य का ऊर्जा मंत्री बनाया गया। उन्होंने हरियाणा को बिजली की कमी से मुक्त करने का वादा किया, लेकिन भाग्य को कुछ और ही स्वीकार था। 31 मार्च 2005 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत ने अपने इस महान सपूत को खो दिया। उनके अंतिम संस्कार में उमड़ी लाखों की भीड़ उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा सबूत थी। अक्सर भारत में बड़े कारोबारी घरानों में संस्थापक के जाने के बाद साम्राज्य को लेकर विवाद खड़े हो जाते हैं, लेकिन ओम प्रकाश जिंदल यहाँ भी एक दूरदर्शी साबित हुए। उन्होंने अपने जीते जी एक ऐसी उत्तराधिकारी योजना तैयार कर दी थी जो आज भी कॉरपोरेट जगत के लिए एक उदाहरण है। उन्होंने अपने विशाल व्यापार को अपने चारों बेटों पृथ्वीराज, सज्जन, रतन और नवीन जिंदल के बीच बराबर बांटा, ताकि हर बेटा स्वतंत्र रूप से अपने व्यापार को आगे बढ़ा सके। सज्जन जिंदल को JSW स्टील की कमान मिली। सबसे छोटे बेटे नवीन जिंदल को जिंदल स्टील एंड पावर की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन इस बंटवारे में भी उन्होंने परिवार को जोड़े रखने का एक अनूठा फॉर्मूला निकाला। उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती सावित्री जिंदल को पूरे OP जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन बनाया। ये योजना इतनी कामयाब रही कि इसने दूसरे कारोबारी घरानों के लिए भी एक मॉडल का काम किया। पति के आकस्मिक निधन के बाद सावित्री जिंदल, जो एक गृहिणी थी, उन्होंने न केवल परिवार को एक साथ रखा बल्कि व्यापार और राजनीतिक विरासत को भी बखूबी आगे बढ़ाया। वो हिसार से विधायक बनी और हरियाणा सरकार में मंत्री भी रही। उनकी देखरेख में जिंदल समूह का व्यापार कई गुना बढ़ गया। आज सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिलाओं में से एक है, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ दौलत से नहीं बल्कि उस हिम्मत और सूझबूझ से है जिसने उन्होंने एक मुश्किल वक्त में सब कुछ संभाला। ओम प्रकाश जिंदल की कहानी फर्श से अर्श तक पहुंचने की एक असाधारण दास्तां है। ये एक ऐसे कर्मयोगी की कहानी है जिसने साबित कर दिया कि अगर संकल्प इस्पाती हो तो व्यक्ति अपना भाग्य खुद लिख सकता है। एक किसान के बेटे से लेकर बाल्टी बनाने वाले और फिर भारत के स्टील किंग और एक लोकप्रिय जननेता बनने तक का उनका सफर पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने सालों पहले ही आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा था, आज जिंदल समूह उसी सपने को पूरा सच कर रहा है। आज जिंदल समूह भारत की सबसे बड़ी स्टील और पावर कंपनियों में से एक है, जिसकी पहचान दुनिया भर में है। यह सब उस एक व्यक्ति की दूरदृष्टि और कड़े परिश्रम और मशीनों से बात करने की उस अनोखी कला का परिणाम है। OP जिंदल हमें सिखाते हैं कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चे संकल्पों के सामने वो टिक नहीं सकती। आपको OP जिंदल की कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आप भारत के ऐसे ही महान लोगों की और कहानियां देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।